आज 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन है, जुम्मतुल मुबारक है। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर और आप इस वक्त गुलिस्तान पर देख रहे हैं सलाम जेके। सामीन नाज़रीन, साल का इख्तिताम हो और बात माजी की ना हो, साल की ना हो, गुजरते हुए इन दिनों की ना हो, तो शायद आज इंसाफ भी नहीं होगा। यानी आज बात पूरे साल की भी करेंगे, वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ कुछ अहम खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद झड़पें हुई हैं, कहां पर हुई हैं, क्या कुछ हुआ, उस पर गुफ्तगू करेंगे। सियासी बयानात से आपको रूबरू करवाएंगे और साल के आखिर पर एक ऐसी बात भी आपके सामने रखेंगे कि आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से निज़ाम को चलाने की कोशिशें की जा रही है और नए साल आते आते क्या कोई तब्दीली की कोई उम्मीद है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। 9:40 पर हस्बे वादा आप और हम बात करेंगे। प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से कॉल्स ली जाएंगी, आपकी उम्मीदों के मुताबिक आपकी जो शिकायतें हैं उन्हें हुकूमत तक पहुंचाने की छोटी सी कोशिश ज़रूर की जाएगी। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से बढ़ते हैं आगे और आपको पहले आज यानी 31 दिसंबर माजी में क्या कुछ हुआ है, तारीख के अवराक को पलटेंगे आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सुबह खैर, प्रोग्राम सलाम जेके आप देखना शुरू कर चुके हैं। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत की तरफ हम बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की खबरों से आगाज करेंगे और उसके बाद कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। सलामती से लेकर आज जम्मू कश्मीर की सियासत तक भी बात करेंगे साल के इन आखिरी लम्हात में। लेकिन आगाज आज तय फॉर्मेट के मुताबिक फिर से, और हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास क्या है उस पर जरा नजर दौड़ाते हैं। 31 तारीख आज है और 1600 में आज ही के दिन बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर कायम हुई और तारीख 31 दिसंबर ही थी। 1879 में आज ही के दिन थॉमस एल्वा एडिसन ने आज ही के दिन बरसरे-आम रोशनी के बल्ब का मुजाहिरा किया। रोशनी का बल्ब जो है ये आज के दिन दुनिया के सामने थॉमस एडिसन की तरफ से लाया गया। साल था 1879, तारीख थी 31 दिसंबर। 1904 में आज ही के दिन पहली बार नए साल का जश्न न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका के अंदर मनाया गया। आज से 115 साल कबल पहली बार जश्न की पहली तस्वीर आई थी, जिसके लिए सरकारी सतह पर इजाजत के बाद यहां पर तैयारियां की गई थी। साल 1944 में आज ही के दिन दूसरी आलमगीर जंग में हंगरी ने जर्मनी के खिलाफ जंग का बाकायदा ऐलान कर दिया। और आज ही का दिन अच्छा इसलिए भी है, जहां पर हंगरी ने जर्मनी के खिलाफ 1944 में जंग का ऐलान किया था, तो 1946 में आज ही के दिन अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमैन ने दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम का ऐलान कर दिया था। एक मुल्क आज ही के दिन दूसरे मुल्क के खिलाफ मैदान जंग में उतरा था। दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अमेरिकी सदर ने 31 दिसंबर 1946 को खत्म करने का भी ऐलान किया था। साल था 1911 और तारीख थी 31 दिसंबर की। मैरी क्यूरी को आज ही के दिन केमिस्ट्री का दूसरा नोबेल इनाम दिया गया था। 1949 में 31 दिसंबर को दुनिया के 18 ममालिक ने इंडोनेशिया को बाकायदा तस्लीम किया और इस बात को भी अब 75 बरस मुकम्मल होने वाले हैं। 1983 में बरतानिया ने आज ही के दिन ब्रुनाई को आज़ादी दी और दो मुख्तलिफ ममालिक जो आज आज़ादी का दिन मना रहे हैं। लेकिन आज ही के दिन 18 ममालिक ने एक साथ इंडोनेशिया जब मुल्क बना तो उसको तस्लीम करने का भी फैसला 1949 में किया था। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये अहम पॉइंट्स थे, अहम निकात थे और साल के आखिरी दिन आपको बताना जरूरी था और माजी में क्या कुछ रहा और आपको पलटने की हमने थोड़ी कोशिश की। लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आज फिर जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर बात करेंगे। आगाज इशफाक गौहर करेंगे जम्मू कश्मीर में, जहां जनूबी कश्मीर के अंदर अब तक कार्रवाइयां थी और अब वस्ती कश्मीर से सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चलिए जी, बिल्कुल अब बड़ी खबर की ओर आते हैं, क्योंकि लगातार पिछले 36 घंटों के अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक बड़ी खबर एनकाउंटर्स की आ रही है। और कल रात देर गए ही सिक्योरिटी और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये इत्तला मिली थी कि पंथा चौक के आसपास के इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी कॉर्डन किया गया है, जिसके बाद एक बार फिर रात देर गए एनकाउंटर की खबर सामने आई है। और आज सुबह आईजीपी कश्मीर की तरफ से बयान जारी करते हुए इस एनकाउंटर की तस्दीक भी की गई और यह भी साफ कर दिया गया कि इस एनकाउंटर के अंदर 3 मिलिटेंट जो है वो अभी तक मारे गए हैं, 3 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। ताहम आखिरी इत्तला मिलने तक लगातार इस पूरे इलाके के अंदर ऑपरेशन जारी था। अगर आप देखेंगे तो रवा महीने के दौरान
कमोबेश 30 के आसपास मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं और पिछले 5 दिन के दौरान 14 के करीब मिलिटेंट जो है वो मुख्तलिफ झड़पों के अंदर मारे गए हैं। और रवा साल की जब आप बात करेंगे तो 182 के करीब मिलिटेंट मारे गए, 40 से ज्यादा सिक्योरिटी के जवान जख्मी हुए हैं, 35 सिविलियन भी साल 2021 के दौरान मारे गए हैं। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर जब हम बात करते हैं तो वो यही है कि लगातार इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और एस्टैब्लिशमेंट को कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर बड़े ऑपरेशन में जो कल रात देर गए शुरू किया गया था उसमें 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। इधर इसी ऑपरेशन के अंदर 3 जवान भी जख्मी हुए हैं, जिनमें राजेंद्र कुमार बेल्ट नंबर 961639 ये जनाब जख्मी हुए हैं। उसके साथ साथ वीरेंद्र प्रताप सिंह ये भी जख्मी हुए हैं, कांस्टेबल कुलदीप ये भी जख्मी हुए हैं पंथा चौक के अंदर। और यहां पर जब ये मामला सामने आया था जेवन के आसपास के इलाके के अंदर, तो यहां इस पूरे इलाके का अभी भी ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। और तीनों जो पुलिस के एहलकार हैं, जिनमें एक सीआरपीएफ का भी है, इन्हें शिफ्ट किया गया था अस्पताल, जहां पर इनकी हालत जो है वो बेहतर बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे इलाके के अंदर लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। पंथा चौक का ये वसी इलाका है जहां पर इस वक्त ये ऑपरेशन रात देर गए शुरू किया गया था और अभी भी सिक्योरिटी की मौजूदगी इस इलाके के अंदर। सुबह देर गए की तस्वीरें हैं जी जो आपके सामने, सीधे हिलाल हांजुरी के पास चलेंगे। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। 31 आज तारीख है और साल का आखिरी दिन है और जब एदाद शुमार को देखते हैं तो हमारे सामने फिगर्स आ चुकी हैं कि कितने मिलिटेंट मारे गए। लेकिन एनकाउंटर्स की जब हम बात करते हैं तो बैक टू बैक पिछले 2 दिनों के दौरान एनकाउंटर्स हो रहे हैं, टॉप मिलिटेंट कमांडर्स मारे गए। और आज की क्या कुछ ताजा तरीन खबर आपके पास? बिल्कुल गौहर, अगर आप देखेंगे तो पिछले 12 घंटों के दौरान ही लगभग 9 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिसमें साउथ कश्मीर के अंदर 6 और सेंट्रल कश्मीर के अंदर 3 है। और जब इनका वे देखा जाता है तो वो बिल्कुल टुवर्ड्स नॉर्थ कश्मीर ही है। तो इस तरह से जो पंथा चौक के अंदर ये एनकाउंटर हुआ है, ये दरअसल रात के 12 बजे हुआ है, जब जम्मू कश्मीर पुलिस की एक पार्टी एक मकान के अंदर किसी सस्पेक्ट को हिरासत में लेने के लिए या उससे पूछगछ करने के लिए जा रही थी। कि पुलिस का मानना है, जो पुलिस जराये का मानना है कि वहां से जब वो मकान के अंदर पुलिस की पार्टी गई तो वहां से गोलियां चली और गोलियां इतनी चली कि फिर जो एसओजी के 3 एहलकार थे वो वहीं पर जख्मी हो गए। तो इस तरह से यहाँ एनकाउंटर में ये झड़प दाखिल हो गई है और इस एनकाउंटर के दौरान 3 मिलिटेंटों को हलाक करने का पुलिस का दावा है और इन तीनों का ताल्लुक बताया जा रहा है कि वो जैश मोहम्मद तंजीम से है। हालांकि पुलिस ने फिर अल सुबह ही जो एक ट्वीट की है और उस ट्वीट में उन्होंने एक मिलिटेंट की शनाख्त की है और उसका नाम सुहेल अहमद रातर के तौर पर की गई है। और सुहेल अहमद रातर को लेकर पुलिस की जानब से हाल ही में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बात की गई थी और पुलिस का मानना है कि सुहेल अहमद रातर जो जैश मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम के साथ वाबस्ता है, यही वो मिलिटेंट है जिसने हाल ही में खनमों पर भी अटैक किया था। और इस तरह से खनमों में जो अटैक करने वाले मिलिटेंट्स थे उन सभी को न्यूट्रलाइज किया गया, उन सभी को जाम बहक किया गया है। तो इस तरह से इस ताजा झड़प में 3 मजीद मिलिटेंट जो है वो जाम बहक हुए हैं। हालांकि एक मुख्तसर सी झड़प यहाँ पर हुई और इसमें अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है दूर दूर तक जारी है। इस बीच एक चीज और भी, चूंकि बहुत सारे एरियाज के अंदर सिक्योरिटी ग्रिड मजीद मजबूत किया गया है, आईजीपी कश्मीर ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन रात देर गए ऑपरेशन क्या कुछ इस हवाले से तस्दीक हो पाई है कि मूवमेंट के दौरान ये ऑपरेशन हुआ है या फिर किसी रिहायशी घर के अंदर मिलिटेंट्स मौजूद थे? देखिए आसिफ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो हमें जराये के हवाले से खबर मिली है वो यही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक पार्टी किसी सस्पेक्ट को हिरासत में लेने के लिए या उससे उठाने के लिए या उससे पूछगछ करने के लिए वहां पर जा रही थी। कि जब वो मकान के सहन में पहुंच गए और उसके बाद दरवाजे को दस्तक की तो वहां से गोलियां चली है, जो हमें जराये के हवाले से खबर मिल रही है। हालांकि अभी तक सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक मुकम्मल तौर पर नहीं हुई है और गालिबन इस हवाले से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। लेकिन जो हमें मालूमात है उसके मुताबिक उस मकान के सहन में जाने के बाद जब वहां से गोलियां चली तो उसके बाद पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ वहां पर पहुंची और उन्होंने उस पूरे मकान को कॉर्डन में ले लिया और कॉर्डन में लेने के बाद यहाँ पर झड़प शुरू हुई और इस झड़प में तीन जो मिलिटेंट मौजूद थे वो तीनों जाम बहक करने का पुलिस ने फिर दावा किया है और उनके कब्जे से
असला और हथियार भी बरामद करने का दावा किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात जनाब एनकाउंटर की हो रही है, जहां रात देर के एनकाउंटर हुआ है जी। 3 मिलिटेंट पंथा चौक इलाके के अंदर मारे गए हैं, 3 जवान जख्मी हुए हैं, नाम मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और जब आप रवा महीने की बात करेंगे तो 30 के करीब मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं। 14 मिलिटेंट 5 दिनों के दौरान जो है वो मारे गए हैं और 182 मिलिटेंट, 40 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार और 35 सिविलियन साल 2021 के दौरान मारे गए हैं। इस दौरान 640 से ज्यादा OGW ओवरग्राउंड वर्कर, जिनको लेकर आर्मी का ये कॉन्सेप्ट अब है कि जनाब ये एक मेन ब्रीडर है जो अभी भी मिलिटेंसी को जिंदा रखे हुए हैं। तो यहां पर यह कहा गया कि 640 से ज्यादा OGWs को अरेस्ट किया गया है और उसके साथ साथ 292 OGWS यानी एसोसिएट्स जो उनके हैं, एक OGW है, दूसरा OGW का एसोसिएट है, वो 292 OGWS को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से जो है वो कुछ किताबें, ममनुआ तंजीमों की किताबें, कुछ और मटेरियल जो है वो बरामद किया गया है। और बहुत सारे इनमें जो लोग हैं ऐसे हैं जिन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक साल 2021 के दौरान हो चुका है। तो साल जब अपने इख्तिताम की ओर है, आज आखिरी दिन है इस साल का, तो आज आखिरी दिन की सुबह पर यह खबर कि 3 और मिलिटेंट मारे गए, 3 जवान एनकाउंटर पर पंथा चौक के एनकाउंटर में अभी तक जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन आखिरी इतला मिलने तक भी जारी था क्योंकि सर्च अभी लगातार चल रहा था और इस तरीके से 182 के करीब मिलिटेंट और 40 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार और 35 सिविलियन साल 2021 में आज सुबह तक मारे गए हैं। तो ये ताजा खबर है और ये तस्वीरें आपको वादी कश्मीर के बाद जम्मू की दिखेंगी, जहां पर रात देर गए सिक्योरिटी ड्रिल को काफी हाई अलर्ट पर रख दिया गया था। उधमपुर, रियासी, कटरा और आसपास के इलाकों के अंदर रात देर गए सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और जगह जगह पर नाके और तलाशी कार्रवाइयां भी चलाई गई। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी लगातार इसी तरीके के नाके जो है वो देखने को मिले, जहां पर हर आने व जाने वाली गाड़ी पर नजर रखी जा रही है और मुश्तबह अफराद से कहीं ना कहीं पूछताछ भी लगातार जारी थी। और जम्मू की जब आप बात करते हैं तो जम्मू की तस्वीरें जो आपके सामने हमने रखे हैं, जब इस साल को आप देखेंगे तो जम्मू, कल हमने बोला था पीर पंचाल के आसपास का जो एरिया है जी वो काफी ज्यादा एक्टिव रहा, लेकिन इस साल जम्मू की डिवीजन की जब आप बात करेंगे तो 7 मिलिटेंट, सिविलियन और कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो 17 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और 7 मिलिटेंट और सिविलियन जो है वो मारे गए हैं और 17 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। और जब एदाद शुमार को अब आप खंगालेंगे तो 50 से ज्यादा OGWs को मुख्तलिफ इलाकों से पूछताछ के लिए भी लिया गया था जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। और जब और इसको आप देखेंगे तो कल हमने आपको पुंछ रजौरी का हाल तो बताया ही था, तो अब की बार भी पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों पर तनाव देखने को मिला। अगरचि गोलाबारी बहुत कम थी लेकिन सरहदी तनाव जो था वो इन इलाकों के अंदर देखने को मिला और कई मकामात पर हथियार भी बरामद हुआ है, चाहे ड्रोन के जरिए से वो गिराया गया हो या दीगर तरीके से गिराया गया, तो वो हथियार भी देखने को मिला है। इधर पहली मर्तबा इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF ने अपने नए अंदाज में जो है वो पेट्रोलिंग भी की है और ये सूरत हाल हम तब आपके सामने रख रहे हैं जब आज साल का इख्तितामी दिन है। जहां पर हम अंदरूनी शहरों की बात कर रहे हैं तो BSF को भी मजीद जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर अब सिक्योरिटी ग्रिड को और भी मजबूत किया जाएगा और IB पर दरअंदाजी को रोका जाए और सरमा के दौरान किसी तरह की परेशानी से बचा जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस को जो फ्रंट लाइन इस वक्त काम करती है BSF उनमें एक है और वहां पर यानी इंटरनेशनल बॉर्डर का जम्मू सूबे के आसपास का जो एरिया है, सांबा, कठुआ या फिर जम्मू के साथ लगने वाले एरियाज, सरमा के दौरान सर्दियों में किसी तरीके से भी इन्फिल्ट्रेशन ना हो, इसलिए इस ग्रिड को मजबूत किया गया। और खबर यह है कि BSF की और भी तैनाती यहां पर कर दी गई है, एक्स्ट्रा जवान यहां पर बुलाए गए हैं। सीधा हम सांबा चलते हैं, हमारे साथ ऋषि खजूरिया हमारे नुमाइंदे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ डिटेल्स हैं, किन किन एरियाज में ये डिप्लॉयमेंट होगी और क्या सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए इस ग्रिड को मजबूत करने का ये मकसद है या फिर कुछ और ऑपरेशंस भी LOC के IB के आसपास होने वाले हैं?
देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले कि जिस तरह से हर साल जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में एक खतरा रहता है इन्फिल्ट्रेशन का, जिसके चलते अगर बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ की जो अतिरिक्त तैनाती है सुरक्षा बलों की, वो कर दी जाती है और खासतौर पर दुश्मन पर पैनी नजर रखती है। और पेट्रोलिंग को लेकर बात करें तो काफी कुछ मुश्किलें जो बीएसएफ को पेश आती है, लेकिन अब जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों को जो बढ़ा दिया गया है वहां पर, उसके चलते आपको बताते चले कि जिस तरह से एक तो नजर रहती है कि जो पाकिस्तानी रेंजर्स है वो ड्रोन की एक्टिविटी ना करें, क्योंकि धुंध का वो ज्यादा फायदा लेते हैं, कोहरे का ज्यादा फायदा लेते हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात करें जो पाकिस्तानी टेरिटरी में जो लॉन्च पैड्स है वहां पर आतंकवादी जो वो पहले ही सक्रिय है और वो धुंध का फायदा लेते हैं और धुंध का फायदा लेने के बाद वो यहां इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बीएसएफ ने इस बार जो चौकसी है वो ज्यादा बढ़ा दी है और आधुनिक तकनीक को भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है ताकि दुश्मन पर पैनी नजर रखी जाए। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो साल भर में अगर देखें तो जनवरी महीना एक काफी बड़ा चुनौती भरा होता है और दिसंबर महीना, क्योंकि कोहरा काफी ज्यादा पड़ता है, जिसके चलते सांबा, कठुआ और जम्मू के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके, जितने भी हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट है, वहां पर ये अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो वो कर दी जाती है। और कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि पिछले दिनों में आपने देखा कि ड्रोन की एक्टिविटीज काफी ज्यादा हुई, जिसके चलते सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था। लेकिन इन सारे चैलेंजेस को किस तरह से पार पाना है, इसलिए यहां अतिरिक्त बीएसएफ की सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और यहां पर नजर जो वो पैनी पूरी तरह से बीएसएफ ने रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक रिस्क फैक्टर इस महीने में बना रहता है। एक चीज और भी बताइएगा, चूंकि बीएसएफ का ये भी मानना है इस वक्त, हालांकि कोशिशें बहुत सारी पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, लेकिन ड्रोन की एक्टिविटी को रोकने के लिए आरएसपुरा सेक्टर से लेकर जम्मू तक लगने वाले एरियाज में जवानों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। उन एरियाज में जहां बीएसएफ तैनात है, क्या किसी तरह के ऑपरेशंस भी अंजाम दिए जाते हैं? साथ साथ इन दिनों खासतौर से साल का आखिरी दिन है और जब सीज फायर वायलेशन पिछले 10 महीनों से नहीं हुआ, किसी तरह की कोई यहां हलचल नहीं देखने को मिली? देखिए, बिल्कुल सीज फायर का कोई भी ऐसा कोई हरकत तो नहीं हुई है, क्योंकि समझौता जो सीज फायर का दोनों देशों के बीच में हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अगर लोगों की बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले, तो उनकी भी सुरक्षा को किस तरह से बढ़ाया जाए, ये चीजें जो है वो बेशक ध्यान में रखे हुए हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि जो जितने भी ड्रोन एक्टिविटीज हुई है, अभी फिलहाल पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है बीएसएफ की तरफ से और अतिरिक्त जो यहां पर टुकड़ियां जो वो तैनात कर दी गई है, दिन रात यहां पर पेट्रोलिंग चल रही है। और खासतौर पर कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज आए हमारे यहां पर, ऐसा एक रिस्क रहता है कि यहां से फायरिंग हो सकती है, यहां से पाकिस्तान जो है फायर कर सकता है, लेकिन इस बार वहां पर भी कोई ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली है। लेकिन फिर भी पूरी तरह से अलर्ट हैं और खासतौर पर नया साल जिस तरह से अब कल शुरू हो जाएगा, इससे पहले हम जिस तरह से नया साल मना रहे हैं, लोग नया साल मना रहे हैं, लेकिन सरहदों पर बीएसएफ की इस बार जो टुकड़े हैं वो अतिरिक्त मात्रा में तैनात हैं। देखा कि एक फैसला लिया गया, सरकार की तरफ से भी उस पर काफी कोशिश की जा रही थी और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी यहां कोशिश की गई। जो खेतीबाड़ी का काम था वो काफी वक्त, तकरीबन 20-30 सालों के बाद शुरू हुआ। सांबा के अंदर क्या स्टेटस है, जहां पर अभी भी जो किसान इंतजार कर रहे थे, इजाजत मिली आईबी के आसपास? देखिए, बिल्कुल इसमें राहत की खबर ये सामने आ रही है कि जिस तरह से कठुआ जिला हो या फिर जम्मू का आरएसपुरा सेक्टर हो, यहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में खेतीबाड़ी शुरू कर दी गई है। तो यहां अगर जिला सांबा के किसानों की बात करें जो बॉर्डर पर रहते हैं, तो उन्होंने भी जिला प्रशासन सांबा से गुहार लगाई और उसके बाद प्रशासन ने एक फैसला लिया कि इनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जितने भी इलाके हैं यहां पर खेतीबाड़ी की जा रही है, जीरो लाइन के आगे जो जमीनें हैं उनका दौरा करवाया जाए। और फार्मर्स ने, जनता के नुमाइंदों ने वहां दौरा किया और एक प्लान किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से और बीएसएफ की तरफ से कि एक टाइम शेड्यूल बनाया जाए, किस टाइम शेड्यूल के हिसाब से आपको खेती करने के लिए आगे जाना है और किस तरह की खेती करनी है। इसके ऊपर कुछ 1-2 दिन के अंदर अंदर एक फैसला जो वो आ जाएगा, एक प्लान किया जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह से गेहूं की खेती का समय तो निकल रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि शायद एलोवेरा की खेती आप जो है वो जीरो लाइन के आगे जाकर कर सकते हैं, जिसको लेकर बीएसएफ पूरा इस समय प्लान कर रही है। प्रशासन भी वहां बैठा हुआ है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ऋषि खुशबू ज्वाइन करने के लिए और नए साल पर ये अच्छी खबर देने के लिए कि जनाब किसान जो है वो जीरो लाइन पर जाकर अब खेती करेंगे और इस सिलसिले में प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। जब साल अपने अख्तिताम की ओर जरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर भी नजर डालें, क्योंकि साल 2021 की आमद के साथ और आज इख्तिताम पर बड़ी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है और 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद 2021 के अंदर तरक्याती मंसूबे और तरक्याती कामों को दवाम बख्शा जाएगा और तेजी के साथ आगे बढ़ेंगी। और उसके साथ साथ कोविड-19 एक बड़ा चैलेंज जम्मू कश्मीर के लिए भी था,
जो बखूबी इंतजामिया और अवाम ने टैकल किया है। जब आप एक क्रोनोलॉजी इसकी देखेंगे तो इसी साल के अंदर 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं, ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। 2-3 डेवलपमेंट जो हुई हैं उनमें एक ऑल पार्टीज मीटिंग थी, और ये ऑल पार्टीज मीटिंग कब हुई थी? जब साल 2019 में 5 अगस्त को रियासत का तकसीम हुआ, 2 हिस्सों में तब्दील हुई, खुसूसी इख्तियारात छीने गए। उसके बाद तमाम तर सियासी क़ियादत पाबंदी सलासल रही, नज़रबंद रही, और आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी रिहाइयाँ हुई। और 2021 आते आते वो जो बरहमी थी, वो जो गुस्सा था, वो उस वक्त ठंडा पड़ता हुआ नजर आया जब वज़ीर आज़म ने ऑन ए कप ऑफ द टी सबको बुलाया दिल्ली, और सब लोग ऑल पार्टीज मीटिंग के अंदर आए। 24 जून का ये दिन था, तो इसको एक बड़ी डेवलपमेंट मानी जाती है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इसी साल के दौरान 14 लीडर्स ऐसे मिले जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, कांग्रेस जमात के थे। उन्होंने मेन स्ट्रीम पार्टियों ने अपनी पार्टी की शक्ल में वज़ीर आज़म के साथ भी मुलाकात की। ये भी बड़ी एक डेवलपमेंट बनी इसमें कि नई पार्टी फ्लोट हुई अपनी पार्टी के नाम से, और उन्होंने लगातार मीटिंग्स वहाँ पर की। उसके बाद वज़ीर आज़म का एक बयान जो आज भी दोहराया जाता है, दिल्ली की दूरी और दिलों की दूरी को ख़त्म करने का कदम उठाया गया है और ये दूरियां ख़त्म होगी। और ये कमेंट और ये बात जो है ये आज भी सियासी क़ियादत और सियासी लीडरशिप जो है वो इस्तेमाल कर रही है। और साल के आखिर पर दिलों की दूरी कितनी ख़त्म हुई और दिल्ली की दूरी कितनी ख़त्म हुई और किन लोगों की दूरियां ये ख़त्म हुई, ये काबिल तवज्जो है, और ये सवाल का जवाब अभी भी लोग जो है वो ढूंढ रहे हैं। उसके बाद हदबंदी भी इसी साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही, क्योंकि हदबंदी की इब्तिदाई रिपोर्ट हमारे सामने आई, साल के आखिर पर मीटिंग हुई, और ऐसा लग रहा था कि शायद ये लंबा मामला खींचेगा जी, लेकिन आज 31 तारीख है, एक आखिरी दिन था एतराज़ात जमा करने का। वो भी एक तारीखी पस मंज़र होगा कि किस पार्टी ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज तहरीरी जवाब जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद भी इसी साल के अंदर सबसे ज़्यादा सुर्खियों के अंदर रहे। गुलाम नबी आज़ाद G23 लीडर्स के अंदर तो ज़रूर शुमार किए जाते, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस साल के आखिर पर आते आते पिछले 3 महीनों के दौरान गुलाम नबी आज़ाद की सियासी सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, जिसकी वजह से कांग्रेस की आदत के अंदर इंतशारी कैफियत देखने को मिली। 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े लीडरों ने और साबिका MLAs ने पार्टी की मौजूदा क़यादत से बगावत का ऐलान किया, और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि PCC जिस तरीके से काम कर रही है उससे वो मुतमईन नहीं है, और अपने ओहदों से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जिस स्थिति को लेकर मंजूरी भी हुई, और अभी भी गुलाम नबी आज़ाद एक नई क़यादत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जी दरबार मोह का मामला भी इसी साल आपने देखा कि दरबार मोह जिस तरीके से रोका गया और कहा गया कि जनाब अब हज़ारों करोड़ रुपए का जी मामला जो है वो तय पाया गया और इससे मसला जो है वो हल होगा। उसके बाद जब आप इसी साल को देखेंगे तो 2-3 और बड़ी एक्सरसाइजेस हुई है कि मुलाजमीन की बरतरफी का मामला भी हमने इसी तरीके में देखा, इसी साल में देखा। और इसी साल के एदाद शुमार जब जारी किए गए बेरोजगारी के, तो जम्मू कश्मीर की शरह बेरोजगारी आपको सबसे ऊपर दिखी। सरेंडरिंग अच्छी, फिर रोजगार के हवाले से कि मकामी लोगों के रोजगार को सरेंडर किया गया, इस तरीके के भी इल्जाम बहुत ज्यादा लगे। और फिर रियल एस्टेट इनिशिएटिव गुज़श्ता दिनों हुआ, जिसको लेकर सियासत अभी भी चल रही है, डेमोग्राफिक चेंज और दीगर चीजों की बातें हो रही है। इसी साल के दौरान आजादी सहाफत पर भी बहस हुई है, और साबिक वजीर आला के खत के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम 2 बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुकी है, रिपोर्ट आना मतलूब है। तो ये क्रोनोलॉजी जो थी दरअसल सिर्फ आपको इसलिए याद दिलानी थी कि 2019 के फैसले के बाद ये जो लग रहा था कि सियासी हलचल नहीं हो पाएगी, साल के आखिर आते आते सियासी हलचल बढ़ चुकी है। तरक्याती मंजरनामा हमारा कितना आगे बढ़ा है वो रिपोर्ट का आप थोड़ी देर में और आपको दे देंगे, और साथ साथ किस तरीके से पार्टियों ने अपने पैंतरे और अपने बयानात भी बदले, वो सब कुछ आपके सामने। जी आसिफ, चलिए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जिला किश्तवाड़ से, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है। चलिए किश्तवाड़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर सड़क हादसा हुआ, और साल के इन आखिरी दिनों में भी बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं है। कल राजौरी में और देर रात
जिला किश्तवाड़ के अंदर भी सड़क हादसा हुआ। चीरजी सड़क पर यह हादसा पेश आया है और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक दरियाई चिनाब में कार गिरी है, हलाकतों का भी खदशा है। और दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जो आज सुबह शुरू किया गया इस वक्त जारी है। कोई मजीद जानकारी इसमें नहीं मिल पा रही है चूंकि गाड़ी बताया जाता है कि जो इस वक्त दरियाई चिनाब में गिरी है। और तफसीलात जो मिल रही हैं जिला किश्तवाड़ से, यह हादसा रात के वक्त में पेश आया है। चीरजी रोड पर यह सड़क हादसा पेश आया है जिसमें बताया जाता है कि कुछ हलाकतें भी हुई होगी, इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है। अजय शाह हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे नुमाइंदे। अजय, क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए आसिफ, ये किश्तवाड़ के डोल इलाके से एक रास्ता चीरजी की तरफ जाता है जहां पर पक्कल डोल परियोजना बन रही है। तो चीरजी पुल से कुछ दूरी पर जाके सुबह लोगों ने एक वैगनआर गाड़ी है वो जो चिनाब में देखी है। जैसे आप विजुअल भी दे सकते हैं कि आधी गाड़ी चिनाब में और आधी पानी में है और आधी बाहर है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि इसमें कितने लोग थे। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक एक मुकामी नौजवान है जो अपनी गाड़ी से घर वापस जा रहा था और हादसे का शिकार हुआ है। उसके साथ कितने लोग थे ये पता नहीं चल पाया, लेकिन अभी सुबह होते ही पुलिस और मुकामी लोग वहां पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरह से गाड़ी की हालत है तो ना कोई बाहर गिरा हुआ है, चाहे जख्मी हालत में है या कुछ, तो बाहर कोई नहीं गिरा है। जो भी लोग हैं, चाहे वो अकेले हैं या उसके साथ कुछ और लोग थे, वो सब दरिया में है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल कुछ भी कंफर्म नहीं किया जा रहा है। फैमिली मेंबर्स की तरफ से कुछ कंफर्म किया गया? कितने लोग टोटल थे या सिर्फ गाड़ी चलाने वाला एक ही नौजवान इसमें था? देखिए, बताया जा रहा है कि पहले तो ये अफवाह चली थी कि सुबह हादसा हुआ, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि 11 और 11:30 के बीच में रात को हादसा हुआ है जी। और शायद एक ही आदमी इसमें हो। लेकिन फिलहाल अभी तक क्योंकि ये जो उस गाड़ी ओनर के घर वालों का कहना है कि वो अपने काम से वापस आ रहा था, लेकिन उसके साथ कौन था ये अभी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, जिसमें अभी समय लगेगा। लेकिन फिलहाल यही अपडेट है कि जो गाड़ी का हादसे का शिकार हुई है उसके बाद वो चिनाब नदी में गई है। हालांकि अभी जो प्रोजेक्ट में जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी गाड़ी को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें समय लगेगा। लेकिन फिलहाल यही खबर सामने आ रही है कि गाड़ी और उसका चालक जो है चिनाब नदी में चले गई। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ अजय शाह ज्वाइन करने के लिए। बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा जब साल के आखिर की हम कर रहे हैं तो आपको यह भी बताते चले कि इसी साल के दौरान एक खुसूसी दस्ते का कयाम भी अमल में लाया गया और यह कहा गया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी SIA इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनेगी। और उसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साल के आखिर पर अपनी कार्रवाई भी की है। और साल के आखिर पर जो कार्रवाई की गई है वो MBBS सीटों यानी डॉक्टरेट की सीटों को बेचने का मामला, जो पिछले कई सालों से लगातार जम्मू कश्मीर की सियासत की जीनत बना हुआ था, उसमें अपना पहला चार्जशीट दाखिल कर दिया है। SIA ने अपना पहला चार्जशीट 9 लोगों के खिलाफ दायर कर दिया है और साल के आखिर पर यह चार्जशीट आने के साथ ही SIA ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में मजीद तहकीकात और मजीद लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो पहला चार्जशीट दाखिल किया है, जो MBBS सीटें बेचने का मामला था, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से अलहदगी पसंद खीमे को नॉमिनेशन पर सीटें दी जाती थी। और यहां पर खबर यह है कि अलहदगी पसंद खीमा, चाहे हुर्रियत गाफ था, सईद अली गिलानी वाला ग्रुप या मीरवाइज वाला ग्रुप, दोनों को ये सीटें मिलती थी और दोनों ने एक कसीर रकम के तहत इन सीटों को हमेशा बेचा है और वो पैसा लेकर जाती मसरूफियात और अलहदगी पसंदी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। यानी जब भी किसी लड़के को वो चुनते थे तो उससे मोटी रकम लेते थे, उसको पाकिस्तान भेजते थे MBBS के लिए, BDS के लिए, और उस पैसे से जम्मू कश्मीर के अंदर अलहदगी पसंदी की सोच और इसको कैसे परवान चढ़ाया जाए इस पर काम किया जाता था। और एक चार्जशीट जो आज दाखिल किया गया है अंडर सेक्शन 173 CRPC FIR 5/2020 अंडर सेक्शन 1317 1840 ULPA एक्ट 420 IPC PSCIK के अंदर श्रीनगर के अंदर जो दाखिल हुआ था, स्पेशल कोर्ट
और स्पेशल जज जो डेजिग्नेटेड कोर्ट अंडर एनआईए है, उनके सामने ये पहली चार्जशीट दाखिल की गई है। अब किन लोगों के खिलाफ चार्जशीट आई है? मोहम्मद अकबर भट्ट, जिसे आप उर्फ में जफर भट्ट कहते हैं, सॉल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन हैं। पहले एनआईए ने भी छापामारी की थी, बाद में थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन एनआईए के बाद एसआईए ने इन पर शिकंजा कसा है। जफर अकबर भट्ट, उस्मानिया कॉलोनी, बागे मेहताब। उसके साथ साथ फातिमा शाह पट्टन, मौजूदा एड्रेस उनका बेमिना का है। तीसरा अल्ताफ भट्ट, ये पाकिस्तान के अंदर है। चौथा नाम काजी यासिर, लेट निसार अहमद काजी, जो मीरवाइज जनूबी कश्मीर है, इनका नाम भी इसमें है जी। इसमें डिटेल में थोड़ी देर में बताऊंगा और क्या क्या है इसमें जी। काजी यासिर के बाद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, ये कुलीपोरा कपवाड़ा का है। सब्जार अहमद शेख, नौगाम शांगस का। मंजूर अहमद शाह, ये कपवाड़ा के हैं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, इनके खिलाफ भी चार्जशीट के अंदर नाम आया है। और आठवां नाम मोहम्मद इकबाल मीर, चीनी चौक, और ख्वाजा अली अनंतनाग, ये महाज आज़ादी फ्रंट के हैं जी। इनके खिलाफ फर्द जुर्म ये जो अपना चार्जशीट जो है वो दाखिल किया गया है। अब इस चार्जशीट के अंदर दो बड़े अहम नाम है। एक तो जफर अकबर भट्ट जो सॉल्वेशन मूवमेंट के हैं, दूसरा नाम काजी यासिर, जिन्हें आप मीरवाइज साउथ कश्मीर भी के नाम से भी जानते हैं और जेल भी काफ़ी देर तक रह चुके हैं। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जनाब काजी यासिर वलद लेट मीरवाइज साउथ कश्मीर काजी निसार अहमद जी पैसा लेता था और ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता था, बांटता था मिलिटेंट आउटफिट्स के बीच में और ओजीडब्ल्यूएस के बीच में, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी बरकरार रखें। इन्वेस्टिगेशन के दौरान काजी यासिर की गिरफ्तारी की कोशिश की गई है, लेकिन वो नहीं मिले हैं। लगातार उनको ढूंढने की कोशिश जारी है। काजी यासिर, बिल्कुल, जो तफसीलात सामने आई है उसमें यह भी पता चला है कि इसमें जुबानी, दस्तावेजी और जो तकनीकी शवाहिद थे वो इकट्ठे किए गए। और तज्जिए में यह भी बात सामने आई कि चाहे वो एमबीबीएस की डिग्रियां हों या जो दीगर पेशा वाराना डिग्रियां हों, इनसे मुतल्लिक जो सीट्स तकसीम की जाती थी और फिर फरोख्त होती थी, वो तरजीह बुनियादों पर उन नौजवानों को दी जा रही थी जो मिल्टन टू के बहुत करीबी थे, मारे गए मिल्टन टू के किसी खानदान से ताल्लुक रखते थे उनको। और दूसरी बड़ी बात जो एसआईए ने चार्जशीट में पॉइंट जिसका जिक्र किया है कि साल 2016 में कलअदम हिजबुल मुजाहिदीन मिल्टन तंजीम के पोस्टर बॉय बुरहान वानी की हलाकत के बाद जो बदअमनी थी वो भी शामिल थी। उसमें बहुत सारे लोगों पर इल्जामात थे जिनका नाम इस चार्जशीट में है। और साथ ही एसआईए ये कहती है कि रकम अगस्त 2019 में जो साबिका रियासत की खुसूसी हैसियत को खत्म किया गया, इसके बाद अमन में खलल डालने के लिए इस्तेमाल भी की गई। और खुफिया इदारों का यह मानना है कि, बल्कि दावा भी है कि उनके पास इसके बड़े ठोस शवाहिद मौजूद है जिसके बिना पर ये बड़ी बात है जी। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एमबीबीएस C2 का मामला सामने आया। इससे पहले भी ये मामला सामने आया और मुझे याद है कि मरहूम सईद अली गिलानी का एक खत भी हमारे सामने है जो मीडिया के सामने आया उसके बाद, कि किस तरीके से उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि किस तरीके से ये जी बंदरबाट हो रहा था और उनने खुद को इससे अलग करने की कोशिश की थी। बहरहाल माजी की बातें हैं, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है और बहुत सारे लोगों के नाम हमने अपने सामने रख दिए हैं जो पहले चार्जशीट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं जी आगे, उसके बाद ब्रेक पर जाना है और बड़ी अच्छी खबर आपको बताते हैं। साल के आखिर पर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कॉस्ट के लिए एक और तमगा इम्तियाज मिल चुका है। बिल्कुल, अटल इनोवेशन रैंकिंग का ऐलान हुआ है और इसके तहत कारकर्दगी मुख्तलिफ जुमरों में जिसको मापा गया है, दर्जाबंदी उसके बाद दी गई है। और स्कॉस्ट कश्मीर के लिए अच्छी खबर कि तमाम जो स्टेट्स की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, जरी यूनिवर्सिटियों में 6ठा नंबर इस बार स्कॉस्ट कश्मीर को गया है। और अच्छी बात यह है कि इस बार चाहे वो बैंड एक्सीलेंट हो, बैंड परफॉर्मर हो, बैंड प्रॉमिसिंग हो और बैंड बिगिनर हो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की बिना पर कश्मीर के अंदर स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी को जिसको ये अवार्ड दिया गया है। और मरकजी वजारत तालीम की तरफ से बैंड एक्सीलेंट कैटेगरी में स्कॉस्ट का नंबर 6ठा रखा गया, यानी ये 6th रैंकिंग इसमें, जिसे
अटल इनोवेशन रैंकिंग कही जाती है। इनोवेटिव जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी, स्कॉट्स यूनिवर्सिटी के अंदर बनाए जाते हैं, उस पर भी पॉइंट्स जो डिस्कस हुए हैं और जूरी ने जो फैसला लिया है। दूसरी बात कि जो तलबा की तरफ से इनोवेटिव आइडियाज क्रिएशन जो रही है यूनिवर्सिटी की 1 साल की, उसमें जब सभी रियासतों की जो जरी यूनिवर्सिटीज हैं उनका नंबर सामने आया तो पता ये चला कि स्कॉट्स कश्मीर भी उन यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के अंदर आज के वक्त में उस फहरिस्त में है जहां पर इनोवेटिव आइडियाज पर सबसे ज्यादा काम किया गया है। अच्छा जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है जी। तकरीबन 60 से ज्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां मुल्क के अंदर है और काफी नामी गिरामी यूनिवर्सिटियां, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन उनमें शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना दबदबा जो है वो टॉप 5 में बनवाया है। और ये टॉप 6 की जो फिरिस्त सामने आई है, उन टॉप 10 की फिरिस्त सामने आई है, उनमें छठे पायदान पर जो है वो एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और इस तरीके से मुल्क की जो ग्रेडिंग हुई है, जिस तरीके से ये 60 से ज्यादा यूनिवर्सिटी को लिया गया था, मुख्तलिफ जावियों पर मापा गया था, उसमें हर तरह से यूनिवर्सिटी ने अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बजट का हाल अहवाल भी आपको बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि बजटिंग तो अपनी जगह, लेकिन माजी में लिए गए फैसलों को मौजूदा इंतजामिया कैसे अमला रही है और क्यों आवाम परेशान है, बताएंगे आपको तफसील के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।